वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो 17 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसके लिए लेके आए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें जो दूसरी बुक है हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नामकरण कर दिया गया है क्या, रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के हम लोग कुछ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक के बाद उसके क्वेश्चन के बाद आंसर्स बताते जाएंगे। बट उन आंसर्स में से भी हम लोग कोशिश करें कि और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो जाएगी, जिसको हम लोग 360 डिग्री अप्रोच कहते हैं। और एग्जाम में ये वाली अप्रोच जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो टाइम वेस्ट करे बिना सफरनामा स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स। अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है भाई? एग्रीकल्चर तो पता है हमें क्या होता है, खेती करना। मगर अगर मान लेते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ आप और कुछ काम भी कर पाए तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। तो उसमें क्या क्या आ सकता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आ सकता है क्या? अलग अलग तरीके से आप क्रॉप को लगा सकते हैं क्या? एक ही खेत में 4 टाइप के अलग अलग क्रॉप लगा सकते हैं क्या? या आप कोशिश कर सकते हैं क्या कि क्रॉप की कोई नई नई टेक्निक्स यूज करें क्रॉपिंग की? तो ये तो आता है भाई बिल्कुल। शिफ्टिंग ऑफ वर्किंग फोर्स टू अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड एक्टिविटीज है, मतलब कि हाँ यहां पे हम लोग ले सकते हैं हॉर्टिकल्चर ले सकते हैं, मतलब बागान लगाना, बाग बनाना, ठीक है, इसमें आम के और अमरूद के ये सब लगा सकते हैं हम लोग। तो क्या शिफ्टिंग ऑफ वर्कफोर्स टू अलाइड एक्टिविटीज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एम्प्लॉइंग पीपल इन नॉन फार्म एक्टिविटीज, डायरेक्टली जो फार्म से रिलेटेड ना हो, क्या उसमें भी हम लोग यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड ऑल द 3 सिस्टम्स। तो ये आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। डैश इज अ पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के ये पार्ट है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब भैया खेती के साथ साथ आप क्या करें, पशुपालन भी कर ले, मतलब एनिमल्स को भी रखे, ताकि जब आप खरीफ, राबी या जायद के टाइम में जब भी फ्री रहे, या मान लेते खरीफ अच्छी नहीं हुई तो राबी पे डिपेंडेंट हो गए, राबी अच्छी नहीं हुई तो जायद पे डिपेंडेंट हो गए, और तीनों अच्छी नहीं हुई तो क्या करोगे, एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंडेंट हो जाओगे। मतलब ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है आपकी। क्या है भैया? ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है आपकी। चलिए तो क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हो? क्या डेयरी फार्मिंग आएगा, कैटल ब्रीडिंग आएगा, पोल्ट्री आएगा? भैया ये तीनों ही पार्ट है कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री के। तो आंसर क्या होगा सर जी इसका? एनिमल हस्बेंड्री का आंसर ये तीनों को मिलाने के बाद आएगा, मतलब ऑल ऑफ द अबाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, सरप्लस पॉपुलेशन एंगेज इन द एग्रीकल्चर कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड इन। जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बच गई है आपकी, उसको कहां पे आप एम्प्लॉय कर सकते हो? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अपन लोग एक अनएम्प्लॉयमेंट की बात यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। छुपी हुई बेरोजगारी को कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जनरली कहां देखने को मिलेगा आपको दोस्तों? तो ये देखने को मिलेगा मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में। चलिए तो ये कहां पे यूज कर सकते हो आप? एनिमल हस्बेंड्री में इसका यूज कर सकते हो, फिशरी में आप यूज कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर में यूज कर सकते हो, या ऑल ऑफ द अबाउ, सभी जगह यूज कर सकते हो। भैया आप लोग इनको सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आंसर क्या होगा सर जी इसका? ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डैश इज आर अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज बताइए जो कि ये अलाइड एक्टिविटीज का पार्ट है। क्या एग्रो प्रोसेसिंग है अलाइड? बिल्कुल है। क्या फूड प्रोसेसिंग है? बिल्कुल है। टूरिज्म है? बिल्कुल है। क्या ऑल ऑफ द अबाउ? तो आंसर क्या होगा भैया? ऑल ऑफ द अबाउ इज अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया भैया इसका? 4 का भी डी हो गया। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रूरल डेवलपमेंट विल ब्रिंग। रूरल डेवलपमेंट से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। अब मैं यहां पे एक पॉलिसी का नाम बताऊंगा भैया, एमजी नरेगा, 100 दिन का रोजगार पक्का। ये क्या है? तो भाई ये वही तो है कि भाई जब इंसान के पास भाई यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और मनरेगा ने ये काम करके दिखा दिया। रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। लोगों के पास पैसा होगा तो धीरे धीरे करके वो एजुकेशन भी अच्छा लेंगे और हेल्थ में भी कोशिश करेंगे कि उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे। बट कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में भी वो अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी मिलती है, बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा सर जी? ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। 6वें क्वेश्चन पे हम लोग
आ रहा है। छठवां क्वेश्चन क्या बोलता है, अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन तमिलनाडु वेयर रूरल वुमेन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन नॉन फार्म जॉब्स वेल एज दे आर ट्रेन्ड इन लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स इज कॉल्ड। और वहां पे क्या करा गया, फीमेल्स को ट्रेन करा और बोला कि भैया नई नई जो टेक्निक्स आ रही है उसको ऑप्ट करें और हम लोग बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर करें। तो ऐसी जो स्कीम है उसका नाम क्या था भाई, तो उसका नाम था तनवा। क्या था, तनवा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का, ये बस तमिलनाडु आप याद रखिए तो आगे सब कुछ याद आ जाएगा। वुमेन एग्रीकल्चर वर्क में क्या करती है, एक दूसरे को हेल्प करती है और क्या करती है, ट्रेंड करती है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा सर जी यहाँ पे, तनवा। तनवा इज अ स्कीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, विच स्टेट हैज एन एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मिल्क कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो मिल्क कोऑपरेटिव में हम लोगों को नाम याद आ जाता है भैया अमूल। अमूल बोले तो आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहां पर व्हाइट रेवोल्यूशन की, तो हम लोगों को नाम याद आते हैं वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी अपन लोग याद करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहां पे जो हमारा अमूल है वो कहां से स्टार्ट हुआ भैया, गुजरात से। कहां से स्टार्ट हुआ, गुजरात से। चलिए तो आंसर क्या होगा सर जी इसका, गुजरात। ठीक है, मिल्क रेवोल्यूशन को करने वाले कौन भैया, वर्गीस कुरियन। चलिए 14 मेजर कमर्शियल बैंक आर नेशनलाइज इन द ईयर। कब हुए 14 बैंक नेशनलाइज, तो भैया 1969 में हो। उसके बाद और 6 नेशनलाइज बैंक हुए कब, 1980 में। ओके, चलिए तो यहां तक हम लोग को चीजें याद होती हुई चल रही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है मल्टी एजेंसी अप्रोच इन रूरल क्रेडिट स्टार्टेड इन। कब भैया स्टार्ट हुई है, क्या स्टेटेड होती है यहाँ पे, तो ये बोलता है मल्टी स्टेटेड स्टार्ट होता है 1970 में। क्या होता है, 1970 में। चलिए इसके बाद ये ईयर हम लोग याद कर लेते हैं। यहाँ पे 1991 में क्या हुआ भैया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। कब आई सर जी, कौन से मंथ में, जुलाई मंथ में आई। 1972 में ऐसे कुछ नहीं हुआ। यहां पे क्या हुआ भैया, इंडिपेंडेंस। और 1970 में रूरल क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। ओके, चलिए आते हैं हम लोग भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है भैया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी एराडिकेशन मिशन। कहीं ना कहीं ये वुमेन बेस्ड जो थे, इन लोगों ने पॉवर्टी एराडिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया। लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नाबार्ड। मतलब सरकार और उसकी एक जो एजेंसी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दोनों ने मिलकर एक सिस्टम स्टार्ट किया फॉर वाइपिंग आउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कहीं ना कहीं जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसको खत्म किया जाए। दूसरे टाइप की पॉवर्टी जो है उसको क्या बोला जाता है सर जी, तो दूसरे वाली पॉवर्टी को बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी, और एक क्या होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। फ्रॉम द स्टेट विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ऐसी कौन सी स्कीम से इसको अलग किया गया भैया, तो यहाँ पे तनवा हम लोग देख चुके हैं, तमिलनाडु का था। ये एसएचजी बोले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये वहां था नहीं। तो बचा क्या भैया, कुदुम्बश्री। क्या बचा भैया, कुदुम्बश्री। तो कुदुम्बश्री वो स्कीम थी जिससे पॉवर्टी एराडिकेशन मिशन स्टार्ट किया गया, या पॉवर्टी को यहाँ पे धीरे धीरे करके खत्म किया गया। तो आंसर क्या होगा सर जी यहाँ पे, आंसर होगा कुदुम्बश्री स्कीम। कौन सी स्कीम, कुदुम्बश्री स्कीम। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाई इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है भैया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है एग्रीकल्चर में सीड लगाने के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाई अप हो जाए कि आपको मिनिमम हम लोग इस क्रॉप पे पैसा देंगे, इसको कहा जाता है एमएसपी, जिसके कारण किसान को लगता है कि इस बार जो रिस्क है वो मेरा मिनिमम हो गया। तो एमएसपी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट कैसे होता है भैया, क्यों करा जाता है, फॉर गवर्नमेंट ओन बेनिफिट। क्या सरकार को इससे कोई फायदा होने वाला है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, नन ऑफ दीज तो है नहीं भाई, गवर्नमेंट का इसमें कोई फायदा है नहीं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कंज्यूमर का भी फायदा नहीं है, तो बच्चा किसका फायदा भाई, यहाँ पे 11th में बी, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। और फार्मर का रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या देना जरूरी है भैया, एमएसपी देना जरूरी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर जो है वो बना रहे या बचा रहे। ऑर्गेनिक फार्म की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे बोलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज
इट जनरेट इनकम थ्रू द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। बिल्कुल, आज बाहर के लोग बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजर हटाओ, ऑर्गेनिक ले आओ, तो ऑर्गेनिक की डिमांड जो है मार्केट में कंटिन्यूअसली बढ़ती चले जा रही है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे, मतलब इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं उसी से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे डिसीजेस को मिनिमम करने के लिए हमें स्विच करना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो क्या ऑल ऑफ दीज है? बिल्कुल ऑल ऑफ दीज को, क्योंकि सारी चीजें इसमें आती है, किसमें भैया? ऑर्गेनिक फार्मिंग में आती है। चलिए आगे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट? इसमें से कौन सा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस नहीं है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब जिसको सरकार परमिशन नहीं देती वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो गया, जिसको सरकार परमिशन देगी वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो जाएगा। मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट या लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, ये मनी लेंडर्स, रिलेटिव, ट्रेडर्स एंड कमीशन, ये सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है, बट ये जो है ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। ठीक बात है। तो आंसर क्या होगा सर जी इसका? लैंड डेवलपमेंट बैंक इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, नॉट एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। Name the state which is held as success story in efficient implementation of the milk cooperative। मिल्क कोऑपरेटिव में सबसे अच्छा काम करने वाले स्टेट्स का नाम क्या है? अपन लोग ऑलरेडी जानते हैं, गुजरात जो नाम है वो मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी इसका? आंसर इज गुजरात। क्या होगा आंसर? गुजरात। चलिए आगे बात करते हैं। विच पीरियड इज नोन एज द ग्लोबल रेवोल्यूशन? ऐसा कौन सा टाइम है जिसको हम लोग ग्लोबल रेवोल्यूशन के नाम से यहाँ पे जानते हैं? ठीक है, तो 1991 से लेकर 2003 का जो टाइम पीरियड था उसको कहा जाता है ग्लोबल रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं एलपीजी पॉलिसी ऑप्ट करी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या होगा सर जी? 1991 से लेके 2003 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है भाई? द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू, किसके थ्रू ये बहुत ज्यादा बढ़ाई जाती है? क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, नाबार्ड है या रीजनल रूरल बैंक है? तो ये आपकी जो माइक्रो फाइनेंस है उसको बढ़ाने का एक ही तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई? सेल्फ हेल्प ग्रुप। चलिए आंसर हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। डैश इज द एपेक्स बॉडी विच कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट को संभालने वाली कौन सी मेन एजेंसी है, इसका हमें नाम बताना है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं भैया नाबार्ड। क्या बोलते हैं भैया? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो रीजनल रूरल बैंक हो गया, ये कमर्शियल बैंक हो गया, ये हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो रूरल क्रेडिट को बढ़ाने में सबसे ज्यादा सपोर्ट जो मिलता है वो पड़ता है हमें किसका भैया? नाबार्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द प्रॉब्लम फेस इन द रूरल बैंकिंग आर, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है रूरल बैंकिंग में? इनसफिशिएंट रूरल क्रेडिट, क्या यहाँ पे पैसा जितना चाहिए होता उतना नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता, ये बिल्कुल सही बात है। ग्रोइंग ओवर ड्यूज, कहीं ना कहीं ड्यूज बढ़ते चले जाते हैं, सरकार माफ ना करे तो किसान की पूरी जमीन बिक जाती है उस चक्कर में। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, अगर मान लेते हैं उसको दिया गया है खेती के लिए पैसा, बट वो क्या करता है? गाड़ी खरीद लेता है या कुछ और कर लेता है, इस तरीके से वो पूरी तरीके से फंस जाता है यहाँ पे। ऑल ऑफ दीज, तो भैया ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर है। ओके, चलिए तो ये हम लोग निपटा रहे हैं क्या सारे के सारे एमसीक्यू, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।